ये आपके घर का नौकर होकर आपकी लड़की पर गलत नजर डाल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने से हमारी बेटी से बात करते और उसका रास्ता रोकते हुए भी देखा है। मैं तो इसे काम से निकालने की बात करने वाली थी आपसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आगे कुछ और बात बिगड़े उससे पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो और इसे काम से निकाल दो। लेकिन वो बिना किसी मेहनत का पैसा नहीं रखना चाहता था। अब वो देर रात जागकर पता लगाने का मन बनाता है। कोई ना कोई तो जरूर आएगा ये ऊंटगाड़ी बनाने के लिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन आएगा। महक अपने बड़े भाई केशव के साथ संगमपुर गांव में रहती थी। केशव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और जैसे तैसे करके वो जमींदार के खेतों में काम करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। एक दिन तेज धूप में वो खेतों में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ मैना नाम की एक लड़की आती है जो कि जमींदार की बेटी थी। अरे केशव, अगर तुम इतनी तेज धूप में काम करोगे तो जलकर राख हो जाओगे, तो मेरा क्या होगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। बिना तुमसे मिले, बिना तुम्हें देखे मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरे चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी खराब मत करो और अपनी हैसियत के हिसाब से ना कोई दूसरा लड़का देखो और शादी करो और खुश रहो। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी बात समझ में नहीं आती। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम तो मिलने आने वाले हो नहीं। देखो, यहाँ से चली जाओ, वरना किसी ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। केशव इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है और मैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी सारी बातें केशव की बहन महक सुन लेती है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। मैना के जाने के बाद वो अपने भाई के पास जाती है। भाई, ये मैना यहाँ क्या करने आई थी? जिसके पास काम नहीं होता ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं। भाई, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। मुझे पता है कि वो आपको पसंद करती है और आप भी करते हैं, बस मानते नहीं हैं। महक, तू तो जानती है ना कि वो मेरी मालिक की अमीर बेटी है और मैं उसके घर का मामूली सा गरीब नौकर। दूर दूर तक मैं उसे खुशियां नहीं दे सकता, इसलिए उसे दूर रहना ही सही होगा। अब तुम इस बात के बारे में ना दोबारा बात नहीं करोगी, समझी? जी भैया, अब मैं दोबारा कभी इस बात को नहीं बोलूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारी पढ़ाई होते ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अपने भाई की बात सुनकर महक शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव अपना काम खत्म करके घर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन जमीन पर पड़ रही होती है, साथ ही अपने आप से बातें भी कर रही होती है। काश मेरे पास एक टेबल होता और मैं उस पर अपनी किताबों को रख कर पढ़ाई कर पाती, तो मेरी कमर में दर्द नहीं होता। मेरी बहन, तुझे टेबल की जरूरत है क्या? नहीं भाई, वो मैं तो बस। देखो, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए ना टेबल का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? केशव अगले ही दिन जमींदार के घर कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है। जमींदार उसे पैसे देने वाला ही होता है कि तभी उसकी पत्नी कल्याणी वहाँ आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये इंसान भरोसे करने लायक नहीं है, इसे कोई पैसे मत दो। आपको पता है इसने क्या क्या किया है? इसने ऐसा किया क्या है जो तुम इसे इतना सुना रही हो? ये आपके घर का नौकर होकर आपकी लड़की पर गलत नजर डाल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने से हमारी बेटी से बात करते और उसका रास्ता रोकते हुए भी देखा है। मैं तो इसे काम से निकालने की बात करने वाली थी आपसे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आगे कुछ और बात बिगड़े उससे पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो और इसे काम से निकाल दो। अपने घर से दूर ही करो, वही सही है। मालकिन, आप क्या कह रही हो? आप ऐसा मत करिए, आपने जो सुना वो सच नहीं है। हमें अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। जमींदार केशव को पैसे देने की जगह अपनी पत्नी की बातों में आकर बिना पूरा सच जाने ही उसे काम से निकाल देता है। केशव तो अब बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर खेतों में लंबी लंबी घासों पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने आप से बोलता है, मेरी बहन घर पे सोच रही होगी कि भैया आएंगे टेबल लेकर ताकि वो पढ़ पाएगी, लेकिन मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या सोचेगी वो? ये घास तो बहुत सुंदर और लंबी लंबी भी है, इससे तो मैं टेबल बना सकता हूँ जो महक के पढ़ने और उसके किताबें रखने के लिए काम आएंगी। केशव घासों को काटकर अपने घर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर वो कुछ लकड़ियों और घास की मदद से बहुत अच्छा सा टेबल तैयार कर लेता है। तभी उसकी बहन महक वहाँ आती है और घास का टेबल देखकर हैरान रह जाती है। भैया, ये क्या है? दिखने में तो बहुत सुंदर है। ये मेरी बहन का घास का टेबल है जिसपे आज से वो बैठ के पढ़ाई करेगी। भैया, आपका घास का टेबल तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ इस टेबल से। बस
जैसे टेबल मिल गया वैसे ही सोफे, बेड, कुर्सी सब मिल जाए तो मजा आ जाता। फिर हमारा घर भी अमीरों जैसा होता। मेरी बहन के कितने सपने हैं, अब मैं कैसे पूरा करूंगा उसके सपने। अब तो काम भी नहीं है मेरे पास, नौकरी से भी निकाल दिया गया हूँ। महक सभी गांव वालों को बुलाकर केशव के बनाए हुए लकड़ी के टेबल को दिखाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए सभी की आंखें उस टेबल पर रुक जाती हैं। दिन यूं ही बीतते हैं और बीते दिनों के साथ केशव आए दिन घास का कुछ न कुछ बनाता रहता था, जैसे बेड, कुर्सी आदि। उसके हाथ में इस सब का हुनर देखकर गांव वाले भी अपने घरों के लिए घास का फर्नीचर बनवाने लगते हैं और बदले में उसे पैसे भी देते। इससे केशव को काम भी मिल जाता है और लोगों के मुंह से उसकी बहुत बड़ाई भी हो जाती है। एक दिन वो घास की छत बना रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ आता है, जिसे देखकर केशव बोलता है, मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस दिन कुछ रह गया था क्या बोलने के लिए, जो आप बोलने के लिए आए हो? नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी कोई बात सुने बिना ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। बाद में मेरी बेटी ने मुझे सारा सच बताया कि तुम नहीं बल्कि वो तुमसे मिलने गई थी। मैं तुम्हें वापस नौकरी पर रखने के लिए आया हूँ। आपके दिल से मेरे लिए संदेह निकल गया और सच आपके सामने आ गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन अब मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मैंने अपना खुद का काम शुरू किया है और मैं इससे ना बहुत खुश हूँ। कम से कम किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो मुझे पता है। पूरे गांव में तुम्हारे घास के बनाए तो फर्नीचर की तारीफ हो रही है। मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर शक किया। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ तुम्हारे लिए जिससे मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाने में मेरी मदद कीजिए। एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए, उसके बाद मैं समझ लूंगा कि मैंने गंगा नहा लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरी नज़र में तुम्हारी बहन के लिए एक रिश्ता है। वो तो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि अगर मैं उन्हें कल तुम्हारी बहन की फ़ोटो दिखाऊं तो वो परसों बारात लेकर आ जाएंगे। तो मालिक आप दिखा दीजिए ना। मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी बहन के जल्दी से हाथ पीले हो जाए। जमींदार अगले ही दिन राजीव की माँ शारदा को महक की फोटो दिखाता है। शारदा को महक पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले मिलकर राजीव और महक की शादी पक्की कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। केशव दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को दहेज में देने के लिए घास के अच्छे अच्छे फर्नीचर तैयार कर लेता है। कुछ टाइम बाद शादी का समय आ जाता है और पूरे विधि विधान से महक और राजीव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब महक अपने ससुराल पहुंचती है तो सभी उसके दहेज में आए हुए घास के फर्नीचर को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सरिता की पड़ोसन सरिता से बोलती है, सरिता, ये क्या? तेरी बहू तो दहेज में घास का फर्नीचर लेके आई है। वैसे दिखने में तो बहुत सुंदर है। पूछना इससे कहाँ से बनवाया है ये सारा फर्नीचर? महंगे फर्नीचर तो हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सब यूनिक फर्नीचर हम नहीं ला सकते। और रही बात बनवाने की, तो ये सब मेरी बहू के भाई ने अपने हाथों से बनाया है। केशवपुर गांव में धनिया अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। धनिया एक लकड़हारा था और वो बच्चों का लकड़ी घोड़ा गाड़ी बनाने का काम करता और बाजार में उसे अच्छे दामों पे बेचकर पैसे कमा लिया करता। लेकिन कुछ दिनों से धनिया का काम बहुत ही मंदा चल रहा था, जिस वजह से धनिया अपने घर की 2 वक्त की रोटी का पैसा भी नहीं निकाल पा रहा था। अजी, कुछ समय से लकड़ी के घोड़े गाड़ी नहीं बिक रहे हैं, फिर भी आप इस काम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं तो कहती हूँ जमींदार के खेतों में मजदूरी करके घर चला लेते हैं। तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन तुम भी तो जानती हो ना, इस लकड़ी का घोड़ा गाड़ी बनाकर 30 सालों से कमाकर खा रहा हूँ मैं। देखिए, ये तो मैं भी समझ रही हूँ कि आप 30 सालों से इस लकड़ी के घोड़े गाड़ी से कमा कर खा रहे हो, लेकिन अगर इसमें कमाई ही नहीं हो रही है तो क्या हम भूखे मर जाएं? अरे नहीं नहीं, भूखे मरने की नौबत क्यों आएगी? कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये तो मैं पिछले कई महीनों से सुनती आ रही हूँ कि मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करता ही रहूंगा। कभी आपकी एक घोड़ा गाड़ी नहीं बिक रही है तो कभी 2 और किसी किसी दिन तो एक भी नहीं बिकती। अब भला में ऐसे में घर कैसे चला सकते हैं? धनिया अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास हो जाता है। धनिया 30 सालों से लकड़ी का घोड़ा गाड़ी बनाकर अच्छा कमा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले तक तो उसकी कमाई धमाई अच्छी चल रही थी। लेकिन उसके बाद ही उसके पड़ोसी कमलेश भी धनिया को देखकर घोड़ा गाड़ी बनाकर सस्ते दामों में बेचने लगा था, जिस वजह से धनिया की लागत भी नहीं निकल पा रही थी। एक रोज तो धनिया उदास मन से जंगल की तरफ लकड़ी काटने निकला था। तभी वो देखता है कि कमलेश भी उसी के सामने लकड़ियां काट कर ले जा रहा है और वो धनिया को देखकर रुक जाता है। अरे धनिया भाई,
मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। माँ बता रही थी तुम्हारी कमाई धमाई नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। वैसे भी तुमने बहुत कमा लिया है, अब इन पैसों में बैठ के मजे करो। कमाया भी तो परिवार के लिए ही था। अब कितने दिन तक बैठकर खाऊं? 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ना कुछ कमा रहा हूं ना कुछ धमा रहा हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये सब तेरे कारण हुआ है। ना ही तू कम दामों पे घोड़ा गाड़ी बनाकर बेचता, और ना ही लोग मुझसे लेना बंद करते। इसी को तो किस्मत कहते हैं। अभी तुम्हारी किस्मत सही नहीं चल रही है, इसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं। तू जो कर रहा है ना सही नहीं कर रहा है। भगवान सब देखते हैं। इसका दंड भी ना भगवान तुम्हें अवश्य देंगे। अरे तब का तब देख लेंगे, अभी चलता हूँ। इन लकड़ियों को काट कर घोड़ा गाड़ी बनानी है, बहुत काम पड़ा है मेरे पास। इतना कहने के बाद कमलेश लकड़ी के गठरे को लेकर आगे बढ़ जाता है और धनिया जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। लेकिन वो अब सोच में पड़ जाता है कि वो लकड़ियों को काट कर घोड़ा गाड़ी बनाकर और उतनी मेहनत करके करेगा भी क्या, जब पहले से ही बना घोड़ा गाड़ी अभी तक नहीं बिका। अजी आपको कितनी बार समझाऊं, इस काम धंधे से कुछ नहीं होने वाला। आप या तो नया काम ढूंढ लीजिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए। आज खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना नहीं है और हमें भूखे सोना पड़ रहा है। आपको तनिक भी फिक्र है इस बात की? मैं भी यही सोच रहा था कि आज करूँ तो क्या करूँ। तुम ठीक कह रही हो, मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए। मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी दुख दे रहा हूँ, तुम्हें भी भूखा रख रहा हूँ। इतना कहकर धनिया वहीं कुल्हाड़ी और लकड़ियां छोड़कर घर पर आ जाता है और खाट पर लेटा हुआ काम के बारे में सोचने लगता है। लगता है अब मुझे मुखिया जी के खेतों में जाके काम करना होगा। अपने बाप दादा के चलते चलाए काम को संभाल तक नहीं पाया मैं, लेकिन अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। इस तरह सोच में डूबा हुआ धनिया गहरी नींद में सो जाता है। जब अगली सुबह धनिया की नींद खुलती है तो वो भी अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज से, अजी उठिए जी, मैंने आपको रात में ही मना किया था ना, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं हो। आपको कहा था ना कि घोड़ा गाड़ी नहीं बिकने वाला है, तो आपने लकड़ी का बना हुआ ऊंट गाड़ी बना दिया। सुबह सुबह नशा करके आई हो क्या? अरे रात में तो मैं सोया हुआ था, तो उठा कब और कब बनाया? और एक बात तुम ही सोचो, जब घोड़ा गाड़ी बनाकर बेचता था वो तो बिकता नहीं था, तो क्या ऊंट खाक बनाऊंगा? चलिए जरा बाहर तो आइए और बाहर आकर देखिए, शायद ये ऊंट की गाड़ी मेरे पूर्वज बना गए होंगे जो स्वर्ग को जा चुके हैं। अरे तुम भी ना कैसी बात कर रही हो। चलो जरा मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं घोड़ा गाड़ी की जगह किस कमबख्त ने ऊंट गाड़ी बना दी। अब जब धनिया घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि कई सारे ऊंट गाड़ी बनाए हुए रखे हैं, जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान हैं, क्योंकि वो ऊंट गाड़ी बहुत ही सुंदर बनाया गया था। तभी गांव की एक औरत उस ऊंट गाड़ी को देखते हुए बोलती है, अरे अरे, कितना सुंदर ऊंट गाड़ी है। अब तक तो मैंने बच्चों का घोड़ा गाड़ी ही देखा था, लेकिन ये ऊंट गाड़ी तो कमाल का है। ऐसा लग रहा है छोटे से ऊंट पर किसी बच्चे को बैठा दिया हो। कितने का है धनिया ये? अब बस 200 का है बहन जी, और रात को ही बनाया था। अरे इसके लिए तो मैं तुझे 500 देने के लिए भी तैयार हूँ। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। धनिया क्या बात है? ये सुनकर धनिया को और भी ज्यादा हैरानी होती है और वो औरत भी धनिया को 500 रुपए देकर अपने बच्चों के लिए वहाँ से ऊंट गाड़ी ले जाती है। देखिए जी, अपनी ये ऊंट गाड़ी गांव वाले लोगों को कितनी लुभा रही है। मैं तो कहती हूँ एक तो ये ऊंट गाड़ी बाजार में लगा दो, ताकि लोगों को भी पता चले कि आपके हाथों में कितनी कला है। और ये कला आपने पहले क्यों नहीं दिखाई? कहाँ छिपा रखा था इस हुनर को? अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये मैंने नहीं बनाया है। तुम मेरी बातों को समझो। अरे मानती क्यों नहीं तुम मेरी बात? मैंने नहीं बनाया ये। धनिया अपनी पत्नी से बार बार कह रहा था कि वो लकड़ी के ऊंट को उसने नहीं बनाया, लेकिन धनिया की पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि जब धीरे धीरे गांव वालों को धनिया की लकड़ी के ऊंट गाड़ी के बारे में पता चला, तो लोग अपने बच्चों के लिए धनिया के हाथों का बना अनोखा ऊंट गाड़ी खरीदने के लिए आते हैं। क्या बात है, लकड़ी का ऊंट गाड़ी बनाकर तू खूब कमा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने लकड़ी से ऊंट की गाड़ी बनाई है। तूने भले ही घोड़ा गाड़ी बनाकर मुझे पीछे छोड़ दिया, लेकिन तू ऊंट गाड़ी नहीं बना सकता है। हाँ हाँ,
बना नहीं सकता, लेकिन पता जरूर लगा लूंगा इस लकड़ी ऊंट गाड़ी का कि तूने इसे खुद बनाया है या कहीं से चुरा के लाया बेचने के लिए। तुझे जो करना है ना तू कर, भगवान मेरे साथ है, वही मेरा साथ दे रहे हैं। धनिया की उस ऊंट गाड़ी से बिक्री तो अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी इतनी मदद कौन कर रहा है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और हर रोज सुबह के समय ढेरों लकड़ी के बने ऊंट गाड़ी तैयार होते, जिसे धनिया बाजार में बेच आया करता। लेकिन वो बिना किसी मेहनत का पैसा नहीं रखना चाहता था। अब वो देर रात जागकर पता लगाने का मन बनाता है। कोई ना कोई तो जरूर आएगा ये ऊंट गाड़ी बनाने के लिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन आएगा। कुछ देर बाद धनिया देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर आया है और वो लकड़ियों को काटने में लग गया और कुछ ही देर में उसने ऊंट गाड़ी बनाकर भी तैयार कर दी। इसे मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है। याद आया, ये तो वही है जिससे एक रोज मैंने खाना खिलाया था जब ये जंगल में भूख से तड़प रहे थे। लेकिन क्या ये उस 2 रोटी के बदले इतना ऋण चुका रहे? अब धनिया उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी धनिया की पीठ थपथपाकर धनिया से कहता है, तुमने मेरी मदद करी तो मैंने भी तुम्हारी मदद करी। चलो आओ, मैं तुम्हें लकड़ी का ऊंट बनाना सिखाता हूँ, सीखोगे ना? हाँ हाँ, मैं आपके हाथों का हुनर और कला जरूर सीखना चाहूँगा, और आपने जो उपकार मुझ पे किया है ना, मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। अच्छों के साथ अच्छा होता है, देर से होता है, लेकिन सब अच्छा होता है। धनिया अब जब भी मुसीबत में होता और उसके खाने तक के लाले पड़ने लगते, तो एक बूढ़ा आदमी धनिया की मदद करता, क्योंकि धनिया ने भी कभी उसकी मदद की थी। पूजा घर पर अकेले बैठी थी और घर में जैसे आग बरस रही हो, क्योंकि गर्मियों का महीना था और एक टीन वाला घर जिसमें ना कोई पंखा ना कोई कूलर था, जिसकी वजह से हवा आ पाए, इसलिए उस घर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। पूजा घर में भी पसीने में लथपथ थी। तभी पड़ोसन के घर से पूजा की सास मालती आती है और घर आते ही कहती है, हाय राम बहू, यहाँ कितनी गर्मी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आग के नीचे खड़ी हूँ। तो इतनी गर्मी में कैसे खड़ी हो सकती है बहू? अच्छा हुआ मैं विमला के घर थोड़ी देर बैठ आई। माँ जी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? गर्मी तो सबके लिए ही एक बराबर है ना। इस तपती गर्मी में मैं खड़ी हूँ और आप भी। मैं तो खुद पसीने में हो रखी हूँ, आपकी मैं क्या ही मदद करूँगी। हाय बहू, कुछ तो कर, मैं तो मर जाऊंगी इतनी गर्मी में। माँ जी, आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ। पूजा तुरंत हाथ वाले पंखे को गीला करके लाती है और उससे अपनी सास के पास उससे हवा करने लगती है। माँ जी, अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ बहू, करती रह, मजा आ रहा है। मुंह पे ऐसे ही हल्के हल्के छींटे मारती रह, मजा आ गया। बहू तू करती रह, हमारे घर में थोड़ी बहुत ठंडक मिल जाएगी। कितना सुकून मिल रहा है। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, ये बताओ, क्या विमला आंटी के घर गई थी नौकरी की बात करने के लिए? उन्होंने बताया कि आपको मेरे लायक कोई काम? माँ जी, केशव की तनख्वाह से हमारी मुश्किलें नहीं खत्म होने वाली हैं। हाँ बहू, बताया तो है। कह रही है कि उसकी जान पहचान है इस औरत से, जिसे घर पे काम करने वाली चाहिए। अमीर है, इसे थोड़ा बहुत पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहू कहीं दूसरे घर में काम करने जाए। अरे माँ जी, आपने क्यों मना किया? माँ जी, हमारे घर के हालात तो वैसे ही ठीक नहीं चल रहे। काम तो काम ही होता है ना माँ जी। आप एक काम करो, विमला आंटी से बात कर लो, मैं कर लूंगी वो नौकरी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो तू काम कर लियो, मैं उससे बात कर लेती हूँ। मालती विमला से बात करती है और फिर विमला भी आगे बात करके पूजा की नौकरी लगवा देती है। अब पूजा भी काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पूजा नौकरी करके घर आती है तो देखती है कि वह मालती अपने घर में लेटी है और घर के बाहर विमला खड़ी थी। अरे बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तूने इतनी देर क्यों कर दी आने में? क्या हुआ आंटी जी, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ हुआ है क्या? आप मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? और माँ जी आपके साथ क्यों नहीं है? तेरी सास आज घर में ही बैठी थी, इतनी गर्मी हो रही थी, पता नहीं उसे अचानक से घबराहट होने लग गई, चक्कर आ गए उसे और वो बेहोश हो गई। क्या? अब माँ जी ठीक तो है ना? कहाँ है माँ जी अब? तेरी सास अब भी घर में ही है। मैं मिलने के लिए गई थी तो वहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, मालती भी नीचे जमीन पर गिरी थी।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भी अकेले ही थी, इसलिए कहीं डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा पाई। बहू जाकर देख तू अपनी सास को। विमला की बात सुनकर पूजा बहुत टेंशन में आ जाती है और वो तुरंत घर में जाती है, जहाँ अपनी सास को पूजा अच्छे से लेटा देती है और हल्का हल्का अपनी सास के मुंह पे पानी डालने लगती है। हाथ वाले पंखे को गीला करके हवा करने लगती है। कुछ देर बाद मालती को भी होश आ जाता है। पूजा नींबू पानी बनाती है और अपनी सास को पिलाती है। थोड़ी देर तक पूजा हवा करती रहती है तो मालिनी को अच्छा लगता रहता है। तभी वो उससे बोलती है, बहू रहने दे, अब मैं ठीक हूँ। माँ जी आपको क्या हुआ था? आपको चक्कर कैसे आ गई? बहू गर्मी ही इतनी है कि मुझसे गर्मी झेली ही नहीं गई और मैं बेहोश हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। माँ जी गर्मी ज्यादा पड़ी है या कम पड़ी है, ये तो बस हम जैसे ही गरीब लोगों को पता चलती है। अमीरों को क्या पता, वो तो आराम से एसी में रहते हैं, कहीं भी जाना हो तो गाड़ी में जाते हैं। उन्हें गर्मी तो बस खिड़की से बाहर देखने पर ही पता चलती होगी ना। हम तो इस गर्मी में बस झुलसते रहते हैं। बहू क्या हुआ तेरी बातों से? मुझे ऐसा लग रहा है कि तू परेशान है। सब ठीक तो है ना? माँ जी आपकी तबीयत खराब है, घर आई तो आपको बेहोश देखा। अब ऐसे में मैं ठीक कहाँ से रह सकती हूँ? आपको ऐसा देखा तो सच में मैं बहुत घबरा गई थी। बहू तू टेंशन मत ले, मैं अब ठीक हूँ। पूजा को अपनी सास की काफी टेंशन होती है और वो अगले दिन नौकरी पर भी नहीं जाती। सुबह सुबह तो मौसम ही ठंडा रहता है, इसलिए पूजा और मालती को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी वहाँ विमला भी आ जाती है और बोलती है, अब थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है, लेकिन कल तो बुरा ही हाल हो गया था। मालती तू ठीक है ना? हाँ विमला मैं ठीक हूँ, गर्मी से मुझे चक्कर आ गए थे। तुम लोगों को तो गर्मी में दिक्कत होती ही होगी। अब घर में ना पंखा है और ना ही कूलर, एसी तो बहुत दूर की बात है। इसमें हालत तो किसी की भी खराब हो जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो और पूजा तू ये बता कि तू आज काम पर नहीं गई। तेरी मालकिन का मुझे फोन आया था कि ना तू फोन उठा रही है और ना काम पर गई है। माफ करना आंटी जी, वो क्या है ना, आप उन लोगों को मना कर दो, मैं नौकरी नहीं करूँगी। ये क्या बात हुई? अरे पहले तो तुम दोनों सास बहू नौकरी के लिए बार बार बोले जा रहे थे और अब जब नौकरी मिल गई है तो बोल रही है कि नौकरी नहीं करेगी। आंटी जी वो क्या है ना, कल अचानक से माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो भगवान का भला हो कि उन्होंने माँ जी को कुछ होने नहीं दिया। लेकिन कल को मैं घर पर ना रहूं और माँ जी को कुछ हो गया तो? बहू ये तो उसकी वजह से है, अब तो मेरी वजह से अपना काम थोड़ी छोड़ सकती है। माँ जी इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। आप मेरे सामने रहोगी ना तो मुझे कम टेंशन रहेगी, इसलिए अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी। जब ऐसा ही करना होता है ना तो अगली बार कभी नौकरी के लिए मत बोलने आ जाना। यहाँ मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की, नौकरी दिलवाई और अचानक से मना कर दिया। जरा सी भी शर्म नहीं है। सास का क्या है, अरे काम करती बाहर तो घर में पंखा तो लगवा लेती ना। विमला खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूजा को अब भी अपनी सास की चिंता रहती है। पूजा को अपनी सास को ऐसे गर्मी में तंग होता हुआ देखकर रहा नहीं जाता। मैं क्या करूँ, माँ जी को इतनी तकलीफ हो रही है, हर वक्त पसीने में भीगी रहती है। मुझे माँ जी के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैं पहले तो काफी जुगाड़ करती थी, अब अपनी सास के लिए एक भी जुगाड़ तो कर ही सकती हूँ ना। अब पूजा बहुत सारी घास लेकर आती है, जिसे देखकर विमला हंसने लगती है। क्या हुआ, अब क्या घास पर सोने लगोगे तुम? सास बहू बिस्तर खरीदने के तो पैसे नहीं हैं और हो भी कहाँ से, नौकरी तो तुमसे होगी भी नहीं। विमला काफी मजाक बना रही होती है पूजा का, लेकिन पूजा विमला की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और अपने घर के पास ही जगह जो खाली थी उसमें घास से घर बनाने लग जाती है। काफी मेहनत करने के बाद पूजा आखिरकार घर बना ही लेती है। दरी डालकर बिछा लेती है। घर बनने के बाद अपनी सास को लेकर घास के घर में बैठती है, जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है। बहू ये तो कितना ठंडा है, ऐसा लग रहा है अगर इसमें सोऊंगी तो मुझे चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहू इसमें हम आराम से सो सकते हैं ना? जी माँ जी, आपको गर्मी में बहुत मुश्किल हो रही थी ना, और मैं देख नहीं पा रही थी आपको ऐसे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए घास का घर बना दूं। बहू लेकिन ये तो दिन में सूख जाएगी और गर्मी तो इतनी ज्यादा दिन चलेगी। माँ जी दिन में उसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दूंगी या फिर वो जो कपड़े वाले बोरे होते हैं ना वो लगा दूंगी, फिर घास भी थोड़ी ताजा रहेगी और ठंडक भी बनी रहेगी। मेरी गरीब बहू ने घास का घर बनाया मेरे लिए बहुत प्यार से। मालती बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर विमला का भी मुंह बन जाता है, जिसके बाद अब पूजा
खुद से नई नौकरी ढूंढकर वहाँ काम करने लगती है। रूही रास्ते में चल रही होती है कि अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है और वह रोते हुए बोलती है, भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब किसी अच्छे काम के लिए जाऊं और या फिर घर से बाहर निकल जाऊं, कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है। फिर से मेरी चप्पल टूट गई, क्या करूं? मुझे जाना था ऑफिस, चप्पल लेके थोड़ी ना जाऊंगी। रूही आसपास मोची तलाशने लगती है, लेकिन उसे कोई भी मोची नहीं मिलता है। रूही अपनी टूटी चप्पल उठाती है और वापस से अपने घर की तरफ जाती है। अपनी बेटी को घर पर ऐसे वापस देखकर रूही की माँ अनीता उससे बोलती है, अरे क्या हुआ? तू तो ऑफिस के लिए गई थी और ऑफिस नहीं गई क्या? तेरी छुट्टी है क्या तेरी ऑफिस से? ये तुझे निकाल दिया है, इसलिए तू घर वापस आ गई है। और तू घर वापस आई क्यों है, पहले ये बता। माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब देख लो, खुद ही मैं जा रही थी जॉब के लिए, अच्छा खासा तैयार होकर निकल गई थी घर से। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि बीच में ही मेरी चप्पल टूट गई। अब टूटी हुई चप्पल लेकर मैं थोड़ी ना जा सकती हूँ ऑफिस, और रास्ते में मुझे कोई मोची भी नहीं मिला। अब बताओ, इससे ज्यादा फूटी किस्मत किसी और की हो सकती है क्या? सच में मेरा दिमाग खराब हो गया। आज ऑफिस भी नहीं गई, पूरा दिन खराब जाएगा अब। अरे तो इसमें रो क्यों रही है? चप्पल ही तो टूटी है, और वैसे भी ऐसी चीजें टूटी जाती हैं। इतनी साल पुरानी चप्पल हो गई है, आज नहीं तो कल टूटनी ही थी। और आज तो ऑफिस के लिए जा रही थी तो तेरी चप्पल टूट गई। कोई नहीं, हम नई चप्पल ले लेंगे। इसे छोड़, हम ना शाम को चप्पल लेने चलेंगे। माँ, आपको ही लग रहा है क्या? सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। हर रोज रोज कुछ ना कुछ थोड़ी ना होता होगा, तो कल कुछ और हो जाएगा। पता नहीं कौन सी फूटी किस्मत लेकर मैं पैदा हुई। इतना तो उस इंसान के साथ भी गलत नहीं होता होगा जो दूसरे पर इतना गलत करता है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है जो मेरे साथ इतना गलत होता रहता है। और मैं कोई गलत काम भी नहीं करती हूँ, बल्कि जॉब करती हूँ, घर पर रहती हूँ, इसके अलावा पढ़ती हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों भगवान, तुमने मुझे इतनी फूटी किस्मत दी है? रूही अपनी किस्मत को दोष देकर अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही जब भी रूही का कोई काम गलत होता या फिर बनते बनते बिगड़ जाता, तो रूही अपनी किस्मत को दोष दे दिया करती थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रूही तैयार हो रही होती है, तभी उसकी दोस्त प्रीति आती है और बोलती है, तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? तुझे पता है ना एग्जाम है हमारा 9 बजे से। अब तक की तू तैयार ही नहीं हुई है। अब तू लेट हो जाएगी और तेरी वजह से मैं भी लेट हो जाऊंगी, फिर दोनों ही लेट हो जाएंगे। तू ना अपनी किस्मत को दोष देने में लेट करवा देती है। तू जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि अब ना हमें निकलना है, मुझे लेट हो जाएगा नहीं तो। अरे कहाँ पहुँचे हो तुम? बहुत टाइम है। मैं तो हमेशा ही लेट निकलती हूँ और टाइम से पहुँच जाती हूँ। पता नहीं तुम लोगों को जल्दी आकर मिलता क्या है। जितना लेट जाओगे उतना सही रहेगा, कम से कम दिमाग शांत रहेगा और जाकर तुरंत पेपर मिल जाएगा। फिर अपना करने लग जाओगे। जल्दी जाओगे तो वेट करते रहोगे तो काफी देर तक, तब जाकर तुम्हें पेपर मिलेगा, फिर करोगे। इसलिए रुक जाओ, तैयार हो रही हूँ। अरे यार जल्दी तो चल ले, कम से कम भले ही वेट करना पड़े, लेकिन हम लेट नहीं हो सकते हैं। रूही आराम से तैयार होने के बाद अपनी दोस्त प्रीति के साथ एग्जाम देने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही रूही को बहुत ज्यादा जाम मिलता है और उसे एग्जाम सेंटर जाने में बहुत देरी हो जाती है। जब तक वह एग्जाम सेंटर पहुंचती है तो सेंटर का दरवाजा बंद हो चुका था और दोनों अंदर नहीं जा पाती। तभी प्रीति रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज हमें जाने दो, हमारा एग्जाम है। अगर हमारा एग्जाम नहीं हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। प्लीज, रास्ते में ना बहुत जाम था, इसलिए ना हम लेट हो गए हैं, वरना हम कभी लेट नहीं होते हैं। प्लीज जाने दो ना। अरे जाम क्या तुम लोगों को लगता है, अब बाकियों के लिए नहीं लगता क्या? अरे बाकी भी तो समय से आए हैं, तो तुम समय से नहीं आ सकती थी क्या? अब नहीं आई, अब नो एंट्री के टाइम में तुम्हें एंट्री चाहिए। अब मैं नहीं देता एंट्री, और जो करना है कर लो, निकल जाओ यहाँ से। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये किस्मत तो मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही है। मैंने कहा था ना, मेरी फूटी किस्मत है, हमेशा ही कुछ न कुछ खराब हो जाता है।
आज मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी अपनी फूटी किस्मत की वजह से। भगवान, आपने मुझे फूटी किस्मत क्यों दी है? इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं होता जितना बुरा मेरे साथ होता है। प्लीज भगवान, मेरी इतनी फूटी किस्मत को बदल दो। मैं परेशान हो गई हूँ अपनी फूटी किस्मत से। ओ प्लीज अब ना ये सब बोलना बंद कर दे। इसमें ना तेरी गलती है, ना कि तेरी किस्मत की। मैंने तुझे घर में ही बोला था कि जल्दी चल ले, अगर नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, वरना तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं होती है। अब देख लिया ना, हम पेपर भी नहीं दे पाए, इसलिए मैं बोल रही थी कि जल्दी निकल लियो, क्योंकि जाम वगैरह सब कुछ मिलता है रास्ते में। आज वही हुआ जो मैंने बोला था। सब कुछ तेरी गलती है, ना कि तेरी किस्मत की। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा कर लूँ, अगर मैं सुबह आकर यहाँ पर बैठ भी जाती ना, तब भी मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता, क्योंकि मैं अपनी फूटी किस्मत को अच्छे से जानती हूँ। आज तक मेरा काम नहीं बन पाया क्योंकि मेरी किस्मत ही फूटी है। खैर, तुझे तो लगेगा कि मैं बहाने बना रही हूँ। सॉरी, मेरी वजह से तेरा भी एग्जाम नहीं हो पाया। रूही वहाँ से अपने घर आ जाती है और प्रीति अपने घर चली जाती है। दिन निकल रहे थे और रूही की यही आदत अब बढ़ती जा रही थी। काम में लापरवाही करने की वजह से रूही के बनते काम बिगड़ रहे थे, लेकिन वह किसी भी चीज का दोष खुद को ना देकर हमेशा ही अपनी किस्मत को दिया करती थी। रूही की इस आदत से आसपास के लोग काफी परेशान हो गए थे। एक दिन रूही अपने बॉयफ्रेंड मयंक से मिलने जाती है और बोलती है, यार, तुम कितने गरीब फटीचर हो, तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं दिया। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगा तुम मेरा खर्चा उठाओगे, मेरे शौकों को पूरा करोगे, लेकिन तुम्हारे तो खुद ही जिंदगी खराब है। मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लेकर आया था ताकि तुम्हें देकर प्रपोज कर सकूं, लेकिन तुमने तो सारी सच्चाई बोल दी कि तुम्हें मुझ में नहीं मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। छी 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 छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मेरे ना सोने की अंगूठी के पैसे बच जाएंगे, इसको वापस कर दूंगा। और हाँ, अब ये मत बोलना कि ये सब नाटक था, तुमने मजाक किया है, क्योंकि सब कुछ मेरे सामने आ चुका है कि तुम कैसी हो। और हाँ, ये झूठा प्यार का दिखावा करना बंद कर दो और आइंदा से ना मेरे सामने आना मत, वरना गली के कुत्ते छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। मयंक कितना बोलकर वहाँ से चला जाता है और रूही फिर से अपनी किस्मत को दोष देते हुए बोलती है, मेरी फूटी किस्मत कब मेरा पीछा छोड़ेगी? अच्छा खासा मयंक मुझे सोने की अंगूठी देकर प्रपोज करने वाला था और मेरी फूटी किस्मत की वजह से उसने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया मुझसे। भगवान, न जाने आपने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा है। फूटी किस्मत की वजह से कुछ अच्छा तो लिखा नहीं है, लेकिन इतना बुरा तो मत लिखो ना। कुछ दिनों बाद रूही को जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा छुट्टियां ले रही थी और काम भी ठीक से नहीं करती थी। इसीलिए रूही रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, देख लिया ना, अब तो आपने भी मेरी फूटी किस्मत को मुझे काम से ही निकाल दिया गया है। अब बस बहुत हो गया रूही, काम चोरी करना, लापरवाही करना, ऑफिस ना जाना और तुझे काम से निकाल दे। तू इन सब का बिल किस्मत पे फाड़ दे। आज के बाद अगर तूने अपनी किस्मत को फूटी कहा ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे तू कुछ कहती रही हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद रूही की अकल ठिकाने आ जाती है और फिर कभी वह अपनी किस्मत को फूटी किस्मत नहीं बोलती है और हमेशा मेहनत करती है। सुमन, पूनम और नीतू तीनों ही नई बहुएं थी। तीनों की साथ में ही शादी हुई थी और तीनों एक साथ ससुराल आई थी और तीनों को समझाते हुए उनकी सास अनीता बोलती है, मैं तुम तीनों को पहले ही समझा रही हूँ, तुम तीनों अपना ज्यादा दिमाग मत चलाना। ये मेरा घर है और इस घर में बस मेरी ही चलती है, इसलिए तुम तीनों ये मत समझना कि तुम तीन हो तो अपनी सास को दबा दोगी। अरे माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको कैसे दबा सकते हैं? आप हमारी सास हो और हम आपकी बहू हैं। आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे ना। आप ऐसी बात अपने मुंह पर ला भी कैसे सकती हो? अगर आपको फिर कभी लगता है कि आपकी ऐसी बहू है कि आपकी एक नहीं चल सकती, तो आप गलत सोच रही हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों बहनें हैं और अब यहाँ पर बहुएं हैं, इसलिए हम आपकी बहू की तरह ही रहेंगे। हाँ माँ जी, सुमन दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो आपका ख्याल ही रखेंगे और इस घर का भी। हम आपको सास नहीं माँ मानेंगे, क्योंकि अगर रिश्ता जुड़ा है तो दिल से जुड़ा है, ताकि आगे जाकर कोई हमारे बीच में न दरार आए न चिंता हो। हम तो अभी से ही आपकी जी हजूरी में लग जाएंगे।
क्योंकि हम यही मानते हैं कि हमारे होते हुए आपको एक गिलास भी इधर से उधर ना करना पड़े, क्योंकि हम ही बहुत है। आप चिंता मत कीजिए और ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अच्छा है अभी से दबा के रखा है, वरना आगे चल के तो ये तीनों मुझे ही दबाने लगती। वैसे भी तीनों बहुएं हैं और पहले तो बहनें हैं ना, तो ये एक दूसरे का साथ तो देंगी ही। पर मैं भी उनकी सास हूँ, इनकी खटिया ना खड़ी कर दी ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं है। अनीता अपनी बहू को उनका कमरा दिखा देती है और फिर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अनीता की तीनों बहुएं आपस में घुल मिलकर और प्यार से रहा करती थी, और रहे भी क्यों ना, वो पहले ही बहनें जो थी। लेकिन यही बात अनीता को खटकती थी, क्योंकि घर में बहुएं हो और नोक-झोंक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बिना नोक-झोंक के अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए अनीता नीतू के पास जाती है और बोलती है, अरे नीतू बहू, तू यहाँ अकेले सारा काम कर रही है, पर वहाँ तेरी दोनों बहनें मतलब तेरी देवरानी जेठानी कहाँ है? उन्हें घर का काम नहीं दिख रहा है क्या? वैसे मैं देखती हूँ तुम तीनों बहनें हो, लेकिन एक चीज तो है, वो दोनों बहनें ना तुम्हारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। हाँ छोटी हो ना इसलिए, पर एक चीज याद रखो, यहाँ पे तुम दूसरे नंबर की बहू हो, फिर भी तुमसे ये सारा काम करवाते हैं। देखो तुम तीनों बहू तो हो ही मेरी, पर बहनें भी हो, इसलिए मैं तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन मुझे ना तेरे लिए बुरा लगता है। माँ जी मुझे कितनी बार बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो वो दोनों मुझ पे गुस्सा हो जाएंगी, मुझ पे चिल्लाने लगेंगी, और बिना बात के घर में कलेश हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। देख मेरे बोलने का मन तो नहीं है, लेकिन बोले बिना मैं रह नहीं पाई। अगर तू ऐसे ही घर का सारा काम करती रही ना तो तुझे जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। पहली बात तो तू उन दोनों से छोटी है, और दूसरी बात तू शुरू से ही घर का सारा काम करती आ रही है और तूने उसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर तुझे काम करना अच्छा लगता है तो कर, लेकिन सारा काम करेगी तो तुझे ही आगे चल के दिक्कत होगी। तू कब आराम करेगी? बाकी तेरी जैसी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। अनीता अपनी बहू नीतू के कान भरकर वहाँ से चली जाती है, और 2 दिन बाद ही वह अपनी दूसरी बहू पूनम के पास जाती है, और पूनम तैयार हो रही होती है, जिसे देख अनीता बोलती है, अरे पूनम तू इतनी प्यारी लग रही है, फिर भी तेरी बहनें तेरा मजाक बना रही हैं। क्या मेरा मजाक बना रही थी? लेकिन क्यों माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहती हो। अरे बहू कुछ नहीं, मैं भी आ ही रही थी तो तेरी दोनों बहनें बोल रही थी कि तू कितनी बदसूरत लग रही है, तेरे ऊपर कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने सुना भी दिया, लेकिन वो कहने लगी कि वो है ही ऐसी, तो हम क्या ही करें। तो बताओ, ऐसा किसी को कहने की बात होती है, वो भी अपनी बहन को? अरे ऐसी बात तो कोई अपनी देवरानी के लिए नहीं बोलता है। तुझे तो आदत हो गई होगी इन सब की। नहीं माँ जी, ना ही मुझे आदत है और ना ही आज से पहले मैंने कभी उन लोगों के मुंह से ऐसा कुछ सुना है। मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं अभी जाकर उन दोनों को सुनाती हूँ। अरे वो दोनों मेरी बहनें हैं, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आज तक उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोला, फिर वो दोनों कैसे बोल रही हैं? और उनसे ज्यादा सुंदर हूँ मैं, और ये मैं नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला बोलता है। अरे बहू रहने दे, उनको कुछ मत बोल। अगर तू कुछ बोलेगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं तुझे ज्यादा मानती हूँ, इसलिए तुझसे उन दोनों की चुगली कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो, इसलिए रहने दे। बाकी तो समझदार है कि उनको दूसरी तरह से कैसे संभाल सकती है तू, ठीक है? अनीता अपनी दूसरी बहू पूनम के भी कान भरकर वहाँ से चली जाती है, और अब पूनम भी अपनी बाकी की बहनों से नहीं बोलती है। दिन निकलने लगते हैं और अनीता खुद ही अपने हाथों से अपने घर में फूट डालने का काम करती है और कलेश भी करवाती है। कई दिनों बाद अनीता की सबसे बड़ी बहू सुमन, जो बाजार से काफी ज्यादा भारी थैला उठाकर घर लाती है, जिसे देखकर अनीता तुरंत थैला उठाने में उसकी मदद करते हुए और उसे पानी देते हुए बोलती है, अरे बहू तू अकेले ही बाजार क्यों गई? वो भी इतना भारी थैला उठाकर लेकर आ रही है। बाकी की दोनों बहुएं कहाँ हैं? उन्हें नहीं बोला क्या तूने? एक तो बेचारी इतनी दूर अकेले गई है, वहाँ से सामान लेकर आई है। तू पागल तो नहीं हो गई है? बहू तुझे इतनी मेहनत करने की क्या ही जरूरत है? तू थक गई होगी, ऊपर से इतनी गर्मी है। अरे माँ जी कोई बात नहीं, इतना भी भारी थैला नहीं है जितना आप बोल रही हैं। और वैसे भी नीतू और पूनम की थोड़ी तबीयत खराब है,
नीतू के पेट में दर्द और पूनम के सर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। ये सब तो मैं खुद ही अकेले जब कर सकती हूँ, तो उन्हें क्यों ही परेशान करूँ। बहू सच में तू बहुत भोली है। तुझे तेरी बहनों ने बोला और तूने मान लिया कि उनकी तबीयत खराब है। तू जैसे ही बाजार सब्जी लेने गई ना, तो वो दोनों अपने अपने कमरे में जाके ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया और फिर खाने लगी। उनकी तबीयत खराब थोड़ी है। ये सबसे छोटी वाली बहन नीतू, वो तो अपने कमरे में रील बना रही थी। देख बहू, मैं तुम तीनों के बारे में जरा भी गलत नहीं सोचती हूँ, पर इतना भारी थैला तू अकेले उठा के लाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। सच में माँ जी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे मैं सारा काम करती हूँ, एक चू नहीं करती हूँ। अरे इन दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, हर काम के लिए इतने नखरे दिखाती हैं, जैसे ये सिर्फ मेरा ही घर हो, मेरा ही ससुराल हो। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन ये सब देखकर मुझे बुरा लगता है, पर आप तो समझती हो ना। अनीता बेहद खुश थी क्योंकि अब उसकी तीनों हंसती खेलती बहुओं के बीच में फूट जो पड़ गई थी। अब तीनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अनीता की चालाकी काम आ गई थी। अब घर में हर कोई अनीता से ही पूछकर सारे काम किया करता था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन घर में कलेश बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सब पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों अब बस भी करो। उधर भारी सब्जी का थैला उठा कर लाई हूँ। तुम दोनों की तबीयत खराब थी और तुम दोनों यहाँ पर रील बनाते हुए और बाहर से खाना ऑर्डर करवा के मंगवाया। ये तब याद नहीं आया जब सारा घर का काम मुझे अकेले करना पड़ रहा था। अच्छा जी, और जब तुम दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे थे कि मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, मेरे ऊपर कोई कपड़े अच्छे नहीं लगते, तब तुम दोनों नहीं सोचती कि बहन को कैसा लगेगा। बातों ही बातों में अनीता की सारी चालाकी सामने आ जाती है, जिसके बाद अनीता खुद ही अपनी गलती मानकर सबसे माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से फिर कभी वो ऐसी चालाकियां नहीं करेगी।